तो डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी। पापा, बिनती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्सा भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसों। चंद्र, तुम अपना काम यहाँ करो, यहाँ शोर ज्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंद्र ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चले जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रो कर और तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी, दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंद्र गया तो देखा बाहर के सहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थीं और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थीं। चंद्र के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गईं और चंद्र की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगीं। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंद्र, बैठो। चंद्र बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो, ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंद्र है, हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा भैया बैठो। तू तो एक दिन और आए रहो, बीए में पढ़ा था सुधा के संगे। नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भई तो कर देख के। हाँ तो सुकुल, वो अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक हुई। बिंदी का ब्याह टाल दे और अगर ये लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए दे। अब अच्छा नहीं लागत, ठूठ ऐसी बिटिया सुनी मांग लिए छर्रावा करत है हर बार। हाँ ये तो ठीक है, डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफी है, वरना फिर हमारी जात में तो लड़के नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ एतराज तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे तो घर वालन से का करे का है तो का? लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है, न सास का डर न ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाए देते हैं, मिलवाए लो। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में का कहा था? अगहन तक टाल दिया जाओ ना, बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन जूटा पिटाऊ बड़े नक्कू से कह दियो आए कि कल से हमारी छाती पर मूंग दलत है। बुआ जी ने चंद्र की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गईं। चंद्र चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंद्र, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किसी दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? एक फींग की हंसी हंसकर चंद्र ने कहा। तो मेहनत बहुत कर रहे होगे, कितने अध्याय लिखे अपने थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप करने में लगेगा, और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदन ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदन ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं, ना महाराजिन है, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंद्र चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के बारे में ही सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदन ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है, उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं, अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी, उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है, डॉक्टर शुक्ला बोले एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलक पड़ रहे थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जन्मपत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देखाऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए। चंद्र चुप रहा। बिंदी को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ वही ना, जिनको डांट रही थी उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हुए हैं,
उनसे कहना है कि अब शादी अगहन पूछ के लिए टाल दें, पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिंती को तब तक बेदुसी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें। अभी डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर विदुषी के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के ही लिए नाकाफी था। वे चित पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला बारह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगूछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया, उस विशाल मांस पिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करते गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो सब आपकी कृपा है। खूब छक के मिष्ठान पाया, अब जरा शरबत उर्बत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी, बाप रे, ये 2.5 मन की लहास, कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीचे लेंगे। चंद्र को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं शोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंद्र मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांक कांक कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काट कर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ न खाएं, आप बहुत सत्कार किए, हम यहीं से छक गए। आपको देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भाई। आज आप सचमुच दिव्य पुरुष हो, और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाइन है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तौन कॉलेज के प्रोफेसर, और वो हमार सार लड़का के मामा जौन है तौन डाक घर में मुंशी हों, आपकी कृपा से। दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदन मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि गर्मियों में अगर ब्याह न रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारियां भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भर कर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर 30 त्योहार पर लड़की के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जेठानी के लिए गरम साड़ी जाएगी, और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा दो, हम चलिए अब, और ये रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ हम भी चले। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गए तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गए ये कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लीले के तैयार, और देत के दाएं पेट पिरात है जूता पिटाऊ का। अरे राम जी चाही तो जमदूत ई लहास का बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन के खिलाई है। चंद्र हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अब अहिन तक बिनती का पता ना हो, और तुर्कन मलेच्छन की यहाँ कुछ खा पी लिहिस तो फिर हमारे यहाँ गुजारा नहीं नाव का। बड़ी आजाद हुई गई है सुधा की सह पाए के। आवे देहो आज हम भद्रा उतारे थे। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी, उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने एक गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के, कुछ खाए के दे ही। नहीं बुआ जी।
बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बातें करती हैं तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों है। इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट ओहर, पहले नहाओ जाए के, कुछ खाए तो ना रहे हो, इतनी देर कहाँ घूमत रहे हो। हम खूब अच्छी तरह जानित हैं कि तू हमार नाक कटाई के रहबो, पतोरिया के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसे लगा, उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए, जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिलता। चंदर को बहुत ममता लग रही थी इस अभागिनी के लिए। वह सोचने लगा कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में, और वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के लिए स्नेहमयी है, बस अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है या तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर। बिनती उठो, उसने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती जो अभी तक निश्चेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंद्र से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंद्र से कहा, कुछ तुमने कहा होगा, 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए, घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं, इसके ये मतलब नहीं कि अब तुम इस बेचारी पर भी रोब झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूंगा बिनती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा, सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ना ऐसे निभा न वैसे निभा। ये सब कुछ हम नहीं जानते, क्यों रो रही है ये? सुधा बोली धमकी भरे स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था, चंदर बोला। अरे तो उसके लिए क्या रोना, इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ। हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिनती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली, अभी ठीक करती हूं तुझे मैं। चंदर पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं उठे, उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिनती की ओर बढ़ाते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे तो यही सोच रही है कहीं वो भी मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदाकर कहा। बिनती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी, लो ये तो हंस पड़ी, अब रोगी। अब सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिनती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूं नहाने, बिनती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू दिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। ये चंदर, वो गीसू का छोटा भाई है ना, हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मीजान से बोला, मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गीसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मज़े के हैं। लेकिन बिनती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें, बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है, और बिनती और फूल का खूब जोड़ मिला, दोनों खूब गाती हैं। बिनती गाती भी है? चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना ही भूल गए। कहाँ रहे 4 रोज, बोलो, बताओ जल्दी से।
व्यस्त थे सुधा। अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंदर बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गायें खरीद ली हैं। चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना। कहीं तबीयत खराब हुई तो अब हमारा इम्तहान है, पड़े पड़े मक्खी मारोगे और हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ कठिनाइयां थीं, सो पिछले 2-3 हफ्तों में मास्टर साहब ने बता दी थी। अब दोहराना है। लेकिन बिनती का इम्तहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब चलें हम। अरे बैठो, फिर जाने क्या दिन बाद आओगे? आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिनती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, बाप रे, पूरे टैंक थे वो तो। बिनती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दें? करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था, या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सूनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एक टक देखता जा रहा था, एक टक आपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, यह चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट, न दुलार और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसे डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है, या कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को। चंदर, चंदर, तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर। और जब उसका कुछ बस ना चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा आप ही कांप रही थी। चंदर की आवाज में अभी भी वह मुलायमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था वह आवाज चंदर की नहीं थी, न जाने कहां से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से, सुधा ने आवाज दी। चंद्र जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। चंद्र स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूं, मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है जरूर से, सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आ गई थी, लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंद्र बोला। बिनती जरा पेन बाम ले आओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई थी। बिनती तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़की के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे ही, मुटकी कहीं की, खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदन ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, लाओ हम लगा दें। बिनती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग?
पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतनी चिढ़ती हैं। वह तो चाहती हैं कि किसी तरह से बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर या बिनती बड़ी खुश है। यह तो चाहती है किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा तो बेकार टालने से क्या फ़ायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा। तो बड़ी ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा, चंदर हंसकर बोला। वह पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चूहल के और कुछ भी ना था। मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कौतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ? पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा।